नेक्स्ट इज अरुण कपूर। अरुण कपूर यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, भूटान के किंग के साथ खड़े हैं। भूटान के किंग का नाम है जिग्मे केसर नामग्याल वांगचुक। तो जिग्मे केसर नामग्याल वांगचुक ने, आपको बता दूं, अरुण कपूर जो कि एक रिनाउंड एजुकेशनिस्ट है, रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन दिया इन्होंने भूटान के एजुकेशन सेक्टर पे, और भूटान के साथ साथ इंडिया और ओमान के एजुकेशन सेक्टर में भी। तो इनको, अरुण कपूर जी को इन्होंने एक मतलब टाइटल दिया है, टाइटल दिया है दाशो का। दाशो के टाइटल के साथ साथ एक रेड स्कार्फ दिया है। रेड स्कार्फ को यहाँ पर भूटान में कहा जाता है बुरा माप। और एक सेरिमोनियल स्वॉर्ड इनके हाथों में दी गई, जिसको ये लोग पतंग कहते हैं। तो ऑफ कोर्स जनरली ये जो टाइटल है ना, इसमें टाइटल सबसे इंपॉर्टेंट है कि दाशो का टाइटल जनरली सीनियर भूटानीज ऑफिशियल्स को दिया जाता है। और रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में आप देखते हैं कि ये दाशो का टाइटल भूटान ने किसी नॉन रेजिडेंट को दिया। तो ये कब दिया गया? 117 भूटानीज नेशनल डे सेलिब्रेशन चल रहा था थिम्पू में, तब उनको ये रेड स्कार्फ, दाशो का टाइटल, ये सब चीजें उनके एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवमेंट के लिए उसको दिया गया। इसके बाद साहित्य अकेडमी अवार्ड्स 2024 की लिस्ट भी आ चुकी है बेटा। और इन टोटल 21 राइटर्स और पोइट्स को तरह तरह की इंडियन लैंग्वेजेस में बुक्स लिखने के लिए उनको मतलब यहाँ पे ऑनर दिया गया। तो यहाँ पर पोइट्री, नॉवल, शॉर्ट स्टोरीज, एसे, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, रिसर्च, इन सब चीजों में अगर आपने नॉवल लिखे हैं तो ऑफ कोर्स आपको यहाँ पर सम्मानित किया गया है। जी। जैसे अगर मैं हिंदी की बात करता हूं तो हिंदी के लिए गगन गिल ने लिखी है एक पोइट्री कलेक्शन, नाम है मैं जब तक आई बाहर। इंग्लिश में एस्टराइन, सॉरी, एस्टरीन किरे, एस्टरीन किरे नॉवल है स्पिरिट नाइट्स। उसके लिए तब एस्टराइन को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। कश्मीरी में सोहन कौल ने एक नॉवल लिखी है साइकाइट्रिक वार्ड। और पंजाबी में पॉल कौर ने लिखी है एक पोइट्री बुक, सुन गुणवंता सुन बुद्धिवंता, इतिहासनामा पंजाब। इसके बाद आर अश्विन के बारे में तो आपको पता ही है। आर अश्विन ऑफ कोर्स, इन्होंने अब टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली, लाइक फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट। बट आर अश्विन बन गए हैं लीडिंग विकेट टेकर इन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। बिल्कुल सही बोल रहा हूं बेटा मैं। आर अश्विन ने अभी एक बहुत ही सिग्निफिकेंट माइलस्टोन अचीव किया है अगेंस्ट, लाइक इन द सेकंड टेस्ट अगेंस्ट न्यूजीलैंड एट एमसीए स्टेडियम इन पुणे। डे वन में ही अश्विन ने जो टॉम लेथम और विल यंग की जो विकेट्स क्लेम करी, उसके साथ ये नेथन लियोन, ऑस्ट्रेलियन ऑफ स्पिनर नेथन लियोन से ऊपर चले गए हैं। एंड ही हैज बिकम द यंगेस्ट, लाइक द हाईएस्ट विकेट टेकर, सॉरी नॉट यंगेस्ट, हाईएस्ट विकेट टेकर इन आईसीसी फॉर्मेट टिल सो फार। तो आर अश्विन 188 विकेट्स इन 39 मैचेस ओनली, और नेथन लियोन 187 विकेट्स इन 43 मैचेस। पैट कमिंस 175 विकेट्स इन 42 मैचेस। तो ये टॉप थ्री है। और नंबर 7 पे आपको बुमराह दिखेंगे इंडिया के। इसके बाद बेटा 20 दिसंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडारिटी डे। एंड देन वी हैव, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अच्छा लॉ बना दिया है। आपको बता दूं, ये जितने भी फोटो में आपको दिख रहे हैं ना पैनल, इनको फोटोवोल्टिक सेल्स कहते हैं। दीज आर कॉल्ड पीवी सेल्स। इन पैनल्स को पीवी सेल्स कहते हैं। तो ये पैनल्स होते हैं जो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो जून 2026 एक डेडलाइन बना दी है सरकार ने, लाइक ये तो डेडलाइन है, इसके बाद तो फॉलो करना ही पड़ेगा। क्या चीजें हैं? तो अगर आप एक सोलर कंपनी ऑपरेट करते हैं और आपकी कंपनी ये फोटोवोल्टिक सेल्स अगर इंडिया के बाहर से प्रोक्योर करती है, तो ये आपके लिए है। सुन लीजिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी के सोलर प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट खरीदे, आपकी कंपनी के सोलर पैनल्स गवर्नमेंट खरीदे, गवर्नमेंट प्रोक्योर करे, तो जून 2026 आपके लिए डेडलाइन है। और गवर्नमेंट ने बोला है कि ये पीवी सेल्स जून 2026 के बाद अगर आपने इंपोर्ट करे इंडिया के बाहर से, तो सॉरी, गवर्नमेंट आपसे पैनल्स प्रोक्योर नहीं करेगी। और आपको तो पता ही है, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हो, मेट्रो स्टेशन हो, सबकी छत पर आजकल सोलर पैनल्स लग रहे हैं। तो गवर्नमेंट आपसे ये पैनल्स प्रोक्योर नहीं करेगी। तो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फोटोवोल्टिक सेल्स का इंडिया से खरीदना, इंडिया के मैन्युफैक्चरर से खरीदना। इससे होगा क्या? ऑफ कोर्स हमारी फॉरेन इंपोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंसी कम होगी, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज हम लोगों की बढ़ेगी। अभी सोलर कैपेसिटी में इंडिया कहां पर स्टैंड करता है? तो वी आर लाइक स्टैंडिंग एट 63 गीगावाट कैपेसिटी फॉर सोलर मॉड्यूल्स, और 8 गीगावाट कैपेसिटी है हमारी अभी सोलर पीवी सेल्स की।
इसके बाद बेटा ये थोड़ा सा अच्छा न्यूज नहीं है, क्योंकि इंडिया और नेपाल, सॉरी, नेपाल और चाइना के बीच में डायलॉग शुरू हो गया है। लाइक नेपाल और चाइना की गवर्नमेंट ने इनका पहला डायलॉग स्टार्ट कर दिया है, जिसको इन्होंने पहवा डायलॉग बोला है। तो दोनों गवर्नमेंट बात कर रही है एक दूसरे से कि किस तरीके से रीजनल प्रॉस्पेरिटी और पीस पॉलिसीज को फॉर्मुलेट किया जा सके, प्रमोट किया जा सके। तो नेपाल के पोखरा रीजन में ना एक पहवा लेक है, वहां पर ये डायलॉग शुरू हुआ, तो इसलिए इसका नाम पहवा डायलॉग रख दिया गया। तो 2 दिन तक चला बेटा ये। और ये डायलॉग जो है ये एक्चुअली में इनॉग्रेट कर दिया था नेपाल की ही फॉर्मर प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी ने। चाइना की बात कर लेते हैं, तो शी जिनपिंग चाइनीज प्रेसिडेंट है, कैपिटल बीजिंग है, करेंसी रेनमिनबी है। नेपाल के बारे में हम बात करते हैं, प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडल है, बट प्राइम मिनिस्टर है यहाँ पर केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओली इज द प्राइम मिनिस्टर। कैपिटल है यहाँ पर आपके पास काठमांडू, और करेंसी है नेपाली रुपी। तो ऑफ कोर्स इज नॉट अ गुड न्यूज फॉर अस, बट ठीक है, देख लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर दिखा होगा इंडिया और फ्रांस ने एक एमओयू साइन कर लिया है, और फ्रांस की मदद से, क्योंकि फ्रांस के पास तो क्या बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है म्यूजियम्स वगैरह बनाने की, तो फ्रांस की मदद से हम लोग युगे युगीन भारत नेशनल म्यूजियम, वर्ल्ड क्लास म्यूजियम बनाएंगे हम लोग। और ये युगे युगीन भारत नेशनल म्यूजियम के बारे में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हालांकि मई 2023 में इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो के दौरान ही बता दिया था। और ये युगे युगीन भारत नेशनल म्यूजियम जो है ये सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का ही एक पार्ट है। ये म्यूजियम 1,55,000 स्क्वायर मीटर का एरिया कैप्चर करेगा, लाइक कवर करेगा। आइकॉनिक नॉर्थ और साउथ ब्लॉक्स भी इसमें रहेंगे न्यू दिल्ली के। और युगे युगीन भारत नेशनल म्यूजियम इंडिया के अनब्रोकन सिविलाइजेशनल हिस्ट्री को यहाँ पर सेलिब्रेट करेगा, उसको प्रमोट करेगा। तो आगे चलते हैं। ऋचा घोष, ये इंडियन विमेन क्रिकेटर है, और नाम रोशन कर दिया इन्होंने इंडिया का। शी हैज बिकम द फास्टेस्ट, लाइक द प्लेयर टू स्कोर फास्टेस्ट 50 इन T20 इंटरनेशनल। मात्र 18 बॉल्स में मैडम ने 50 स्कोर कर लिया, एंड नाउ शी इज एट पार विद न्यूजीलैंड प्लेयर सोफी एंड ऑस्ट्रेलिया प्लेयर फोबी। तो इंडिया ने भी एक नया बेंचमार्क क्रिएट कर दिया है कि इंडियन विमेन बैटर्स भी 50 स्कोर कर सकती हैं इन T20 इंटरनेशनल। ऋचा घोष, तो कब किया इन्होंने ये? सीरीज चल रही थी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट एट द DY पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी, जब इन्होंने ये फीट अचीव करी। हम बात कर रहे हैं ऋचा घोष के बारे में। इसके बाद अगर आप F1 रेसेस को फॉलो करते हैं तो ये न्यूज आपके लिए है। आपको पता होगा ज्यादातर F1 रेसेस को ग्रैंड प्रिक्स रेस कहा जाता है। तो अगर आप ग्रैंड प्रिक्स टूर्नामेंट्स को फॉलो करते हैं, फॉर्मूला 1 कार जहां पर होती है उनकी रेस, GRAND, तो ग्रैंड प्रिक्स रेसेस में ज्यादातर विनर ना रेडबुल के ड्राइवर्स होते हैं, और हर कंपनी के दो दो ड्राइवर्स यहाँ पे कार चलाते हैं। तो रेडबुल के दो ड्राइवर्स आपको देखने को मिलेंगे, एक है मैक्स वर्स्टैपन और दूसरे का नाम था सर्जियो पेरेस। तो मैक्स वर्स्टैपन तो इस साल कई सारी ग्रैंड प्रिक्स रेसेस में जीते। सर्जियो पेरेज एक भी रेस में नहीं जीत पाए इस बार, मतलब कुछ इनका नाम दिखा ही नहीं। 2023 इनके लिए बहुत अच्छा गया था, बट 2024 में अच्छा परफॉर्मेंस तो इनका बिल्कुल ही नहीं रहा। तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं यहाँ पर ये प्लेयर्स कंपनी के साथ, और अभी इनके कॉन्ट्रैक्ट में 2 साल बचे थे, बट इन्होंने ये बताया कि ही इज एंडिंग हिज कॉन्ट्रैक्ट विद रेडबुल विद इमीडिएट इफेक्ट, इन्होंने बताया। और क्यों? अब इनकी जगह पर कंपनी ने ना इनको, मतलब कौन है ये, लियम लॉसन इनको अपॉइंट कर लिया है एज द फॉर्मूला 1 ड्राइवर। और जैसे कि मैंने बोला क्यों किया गया है, क्योंकि सर्जियो पेरेस का कुछ अच्छा साल नहीं रहा, मतलब पिछले 2 साल से और अभी तो इनके कॉन्ट्रैक्ट में 2 साल बचे ही थे, तो पिछले 1 साल से कुछ बहुत अच्छा कुछ रेस वगैरह जीता नहीं है इन्होंने। इसके बाद भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 नेक्स्ट ईयर जनवरी 17 से 22 के बीच में होगा, जहां पे पूरी दुनिया भर से 1500 एग्जीबिटर्स, 5 लाख से ज्यादा विजिटर्स एंटिसिपेटेड है। और ये दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट ऑटो शो रहने वाला है, जिसमें फोकस रहेगा ज्यादातर सस्टेनेबल और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी टेक्नोलॉजीज का। तो बड़ी बड़ी कंपनीज आएंगी यहाँ पर अपनी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी टेक्नोलॉजीज को शोकेस करने के लिए, नई नई गाड़ियों के मॉडल दिखाने के लिए। इस बार के मोबिलिटी एक्सपो का, जो ग्लोबल मोबिलिटी एक्सपो का थीम जो है वो है बियॉन्ड बाउंड्रीज, को क्रिएटिंग द फ्यूचर ऑफ ऑटोमेटिव वैल्यू चेन। इसके बाद बेटा हम शैनिगन की बात कर रहे हैं, शैनिगन जोन। शैनिगन जोन जिसमें 29 मेंबर्स हैं, 2 मेंबर्स को और जोड़ लिया गया है, रोमानिया और बल्गेरिया।
13 साल के लंबे इंतजार के बाद दोनों कंट्रीज आज का आखिरकार शैंगन जोन में मेंबर बनी। शैंगन जोन है क्या? तो दुनिया का जो कंट्री शैंगन जोन में मेंबर होती है ना, तो उस कंट्री से अगर आप फॉर एग्जांपल अब रोमानिया बल्गेरिया शैंगन जोन के मेंबर्स हैं, तो नॉर्वे स्विट्जरलैंड भी है। तो अगर ये लोग अपनी कंट्री से आइसलैंड जाते हैं, नॉर्वे जाते हैं, तो बॉर्डर्स पर इनको रोका नहीं जाएगा। इनके मतलब किसी तरीके का कोई चेक वगैरह इनको देखने की जरूरत नहीं है। कोई बॉर्डर चेक से इनको गुजरने की जरूरत नहीं है। किसी तरीके से कोई इनको बॉर्डर पे नहीं रोका जाएगा कि अब लाइए अपना पासपोर्ट दिखाइए। तो एयर और सी ट्रेवल ये विदाउट एनी बॉर्डर चेक कर सकते हैं। तो 2007 रोमानिया बल्गेरिया दे वर द यूरोपियन यूनियन मेंबर सिंस 2007। और मार्च 2024 में इनको शैंगन जोन में पार्शियली इंटीग्रेट किया गया था, फुल्ली इंटीग्रेट नहीं किया गया था, पार्शियली इंटीग्रेट किया। तब से ये वेट कर रहे थे, और अब जाकर इनका वेट जो है वो खत्म हुआ है, अब जाकर मतलब ऑफ कोर्स आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम ऑफ 13 ईयर्स। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा बॉर्डरलेस एरिया है जो फ्री ट्रेवल अलाउ करता है फॉर ओवर 400 मिलियन पीपल विद इन दिस जोन। बिना किसी प्रॉब्लम के आप बस निकल जाओ मुंह से, अपना मुंह उठा के कंट्री से किसी दूसरी शैंगन कंट्री में चले जाइए। इसके बाद मोल्दोवा की बात करते हैं। मोल्दोवा ने ऑफिशियली इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन कर लिया है। बेटा एक ना मीटिंग हुआ था कभी पेरिस में 2015 में, आई रिमेम्बर। इस मीटिंग को कोप 21 कहते हैं। तो कोप 21 जो है ये कौन से बड़े प्रोग्राम के अंडर हुआ? कोप का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो एक प्रोग्राम चलता है यूनाइटेड नेशंस का, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो आपको जानकर शायद थोड़ा सा शॉकिंग लगे कि ये प्रोग्राम जो है ये 1992 से चल रहा है, जब वो ब्राजील में वो अर्थ समिट हुआ था, आप शायद बच्चों ने पढ़ा होगा। तो जिन कंट्रीज ने इस डॉक्यूमेंट पर साइन किया ना, वो कंट्रीज साल में एक बार मिलती है। तो जब भी वो कंट्रीज मिलती है इसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहते हैं। तो इन सभी कंट्रीज का 21st मीटिंग चल रहा था पेरिस 2015 में। तब इंडिया ने और फ्रांस ने, ये हम दोनों का ब्रेन चाइल्ड रहा, हमने बोला कि क्यों ना हम लोग सोलर पैनल्स सभी कंट्रीज में इंस्टॉल कर ले, और वो सोलर पैनल्स हम आपस में कर दे कनेक्ट, एक इंटरनेशनल बना दे ग्रिड। सोलर एनर्जी अगर हम यूज करेंगे तो ऑफ कोर्स क्लाइमेट चेंज जैसी प्रॉब्लम से हम लोग निपट सकते हैं इन फ्यूचर। तो अच्छा रहेगा। तो इम्प्लीमेंटेशन करें अगर हम सोलर एनर्जी सॉल्यूशंस का, उसके लिए एक संस्था बनाई गई उसी साल, आईएसए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और इसका हेडक्वार्टर्स इंडिया में है, लाइक गुरुग्राम में है। मोल्दोवा के बारे में बात कर लेते हैं। मिया संधू मोल्दोवा की प्रेसिडेंट है। डॉरिन रिसियन प्राइम मिनिस्टर है। चिसिनाव कैपिटल है, और मोल्दोवन ल्यू करेंसी का नाम है मोल्दोवा की। इसके बाद तंजानिया की बात कर लेते हैं बेटा। तंजानिया जो है इज गोइंग टू बी द पार्टनर, लाइक तंजानिया वर्कड एज अ पार्टनर कंट्री फॉर इंटरनेशनल गीता महोत्सव इन कुरुक्षेत्र। तो इंटरनेशनल गीता महोत्सव चला कुरुक्षेत्र में फ्रॉम नवंबर 28 अप टिल दिसंबर 15। और तंजानिया पार्टनर कंट्री रहा इसमें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं, तंजानिया ने पिछले इसी साल फरवरी में जो क्राफ्ट मेला होता है ना, फरवरी में सूरज कुंड क्राफ्ट मेला, ये फरीदाबाद के पास, उसमें भी तंजानिया एक पार्टनर कंट्री रहा। और अब कुरुक्षेत्र में इंटरनेशनल गीता महोत्सव में भी पार्टनर कंट्री रहा। इससे इंडिया और तंजानिया के बीच के रिलेशंस और बेहतर होंगे ऑफ कोर्स। तो तंजानिया के बारे में बात कर लेते हैं। प्रेसिडेंट है सामिया सुलुहु हसन। प्राइम मिनिस्टर है कासिम माजालिवा माजालिवा। कैपिटल माजालिवा, क्या मजालिवा। कैपिटल है दोदोमा। और करेंसी तंजानियन शिलिंग। इसके बाद हम केजरीवाल की बात कर लेते हैं। केजरीवाल गवर्नमेंट, आम आदमी पार्टी के ऊपर बीजेपी के बहुत आरोप लग रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ना इस बार क्या किया है। प्राइम मिनिस्टर आयुष्मान भारत स्कीम, आयुष्मान भारत स्कीम जिसमें बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों को ना आयुष्मान कार्ड्स बना के देते थे ये लोग, जिसमें 5 लाख तक का आप लोगों को इलाज फ्री था। 5 लाख तक का इलाज आप किसी भी गवर्नमेंट या किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में करवा सकते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ना आम आदमी पार्टी को यह भी बोला कि मुझे शर्म आती है बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज को देखकर कि वो अपनी पॉलिटिकल ग्रीड की वजह से अपने सिटीजन्स को बेनिफिट नहीं दे रही। तो दिल्ली में ना आयुष्मान भारत स्कीम जो है वो
इम्प्लीमेंटेड नहीं है, जिसमें मतलब आयुष्मान भारत का ये स्कीम जो अभी इन्होंने चेंज किया है, अभी चेंज क्या किया है इस साल, कि जितने भी 60 ईयर्स या 60+ इंडिया में सिटीजन है ना, 60+, उनको आयुष्मान भारत स्कीम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट आयुष्मान कार्ड बना के देगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो 5-5 लाख तक का उनको लाइफ कवर या मतलब ट्रीटमेंट कवर मिलेगा, किसी भी हॉस्पिटल में जाके करवा ले, नो मैटर कि आपकी फैमिली का फिनेंशियल स्टेटस कैसा, आपको फिर भी आयुष्मान कार्ड मिलेगा। तो अब अरविंद केजरीवाल ने अपना मास्टर स्ट्रोक चल दिया यहाँ पर। इन्होंने बोला है कि अगर मेरी गवर्नमेंट, क्योंकि दिल्ली में फरवरी 2025 में इलेक्शन है, तो इन्होंने बोला अगर मैं दोबारा री इलेक्ट होता हूं, अगर हम आम आदमी पार्टी जो है वो दिल्ली में पावर रिटेन करती है, तो हम दिल्ली में संजीवनी योजना चलाएंगे। संजीवनी योजना में दिल्ली के हर सीनियर सिटीजन को जो 60 ईयर से ऊपर है, उसको यहाँ पर मेडिकल कवर दिया जाएगा। अनकैप्ड मेडिकल कवर, आई सेड अनकैप्ड, मतलब कोई भी अपर कैप नहीं हो, कितने मर्जी का खर्चा हो जाए गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल सॉरी हॉस्पिटल्स में, दिल्ली गवर्नमेंट बियर करेगी वो सारा। बट ये स्कीम लागू तभी होगी इफ दिल्ली गवर्नमेंट में मतलब आम आदमी पार्टी रिटेन्स द पावर। तो अच्छा स्कीम है, तो एक मास्टर स्ट्रोक बोलूंगा मैं तो। इसके बाद बात करते हैं सियातिलिन सियातिलिन सैंद्रा नील। बिल्कुल, सियातिलिन सैंद्रा नील जो है ये मिस इंडिया 2000 सॉरी मिस इंडिया यूएसए 2024 बन गई है। शी इज 19 ईयर ओल्ड इंडियन अमेरिकन, बॉर्न इन चेन्नई, पिछले 14 सालों से कैलिफोर्निया में रह रही है मैम। तो मिस इंडिया यूएसए 2024 बन गई है सियातिलिन सैंद्रा नील। शी इज a second year student studying at University of California, Davis. She is pursuing her dreams in web design, modeling and acting. और she aspires to empower women and promote literacy. तो ये इनके ड्रीम्स है। तो ये यहाँ पर जो पेजेंट होता है, पेजेंट का मतलब जनरली फैशन कंटेस्ट होता है। तो ये जो पेजेंट सेरेमनी है, ये फैशन शो जो है, ये न्यू जर्सी में हुआ, जहां पर जीती 19 ईयर ओल्ड इंडियन अमेरिकन, बॉर्न इन चेन्नई, सियातलिन सैंद्रा नील। इसके बाद आगे बात करते हैं बेटा नामीबिया। नामीबिया जब भी मैं नाम लेता हूं तो साउथ अफ्रीकन कंट्री है, और यहीं से हम लोगों ने चीता इंपोर्ट करे थे प्राइम मिनिस्टर मोदी के बर्थडे वाले टाइम पर, अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा है। तो नामीबिया जब से इंडिपेंडेंट हुआ है, तब से नामीबिया में एक ही पार्टी की सरकार चल रही है, स्वापो पार्टी का नाम है। स्वापो का मतलब है साउथ वेस्ट अफ्रीका पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन। 1990 से यही पार्टी पावर में है। और अब इस पार्टी की लीडर बनकर मोल्दोवा में इलेक्ट हुई है एज अ प्रेसिडेंट एक फीमेल। फॉर द फर्स्ट टाइम मोल्दोवा इलेक्टेड अ फीमेल प्रेसिडेंट। नाम क्या है मैडम का, मैं एक बार पढ़ देता हूं। नाम है नेतुम्बो नेतुम्बो नंदी देतवा। नेतुम्बो नंदी देतवा। तो ये जीती है एंड शी हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ नामीबिया। नामीबिया की बात कर लेते हैं तो सारा इज द प्राइम मिनिस्टर, विंड होइक इज द कैपिटल, और नामीबियन डॉलर अभी इस समय करेंसी है नामीबिया की। इसके बाद बात करते हैं बेटा एशियन डेवलपमेंट बैंक। अगर हम एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में बात करें, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर एशिया की कंट्री फिलीपींस फिलीपींस में एक जगह है मनीला। तो वहां पर एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर्स है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं, एशियन डेवलपमेंट बैंक एशियन कंट्रीज मतलब जनरली मेंबर कंट्रीज को यहाँ पर लोन देता है। 69 इस समय आर द मेंबर कंट्रीज ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसमें 49 कंट्रीज तो एशिया की हैं एंड रेस्ट ऑफ द 20 कंट्रीज आर कमिंग फ्रॉम नॉन एशियन लाइक पार्टनर्स हैं। 1966 में ये बैंक बना था, और काफी सालों से इस बैंक के एक ही प्रेसिडेंट है, लाइक द 10th प्रेसिडेंट, जिसका नाम था मसात्सुगु असाकावा। तो मसात्सुगु असाकावा का टाइम पीरियड अगले साल फरवरी 23 में होने वाला एंड। तो एंड होते ही ये सर 11th प्रेसिडेंट बनेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक के। क्या नाम है इनका? अभी फिलहाल ये जापान के प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस को के स्पेशल एडवाइजर है। करेंटली एजिड 59, इनका नाम है मसातो कांडा। तो मसातो कांडा एजिड 59, ऑफ कोर्स ही इज गोइंग टू बिकम द 11th चेयरमैन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। Pankaj Tripathi, legend. He has been elected as the like made the brand ambassador of Madhya Pradesh tourism. इसके बाद सर देख लीजिए आप, एक अगेन एक नई हिस्ट्री है। जॉर्जिया की नई प्रेसिडेंट है। इनका नाम है मिखैल मिखैल केवा केवलाशविली। मिखैल केवलाशविली, he has become the president of Georgia
और ये फॉर्मर फुटबॉल प्लेयर रह चुके हैं, मिखाइल केवेलाशविली, जॉर्जिया के नए प्रेसिडेंट। तो जॉर्जिया के प्राइम मिनिस्टर हैं इराकली, कैपिटल है तबलिसी, करेंसी है जॉर्जियन लारी, जॉर्जियन लारी। इसके बाद बेटा चाइनीज एस्ट्रोनॉट्स ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया है, स्पेस वॉक का वर्ल्ड रिकॉर्ड, लॉन्गेस्ट स्पेस वॉक का वर्ल्ड रिकॉर्ड। इससे पहले ये वर्ल्ड रिकॉर्ड नासा के एस्ट्रोनॉट्स जेम्स वॉस और सूजन हेल्म्स के नाम था, जब इन्होंने 2001 में 8 घंटे 56 मिनट लॉन्ग स्पेस वॉक करी। दोनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है चाइना के दो एस्ट्रोनॉट्स, साई सूजे, यस साई सूजे और सॉन्ग लिंगडोंग ने। तो सॉरी साई तो नहीं पढ़ेंगे, इसको काई पढ़ना चाहिए शायद, काई सूजे और सॉन्ग लिंगडोंग, दे हैव सेट अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड। लॉन्गेस्ट सिंगल स्पेस वॉक करी इन्होंने 20 दिसंबर को 9 घंटे 9 मिनट की। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया इन्होंने लॉन्गेस्ट स्पेस वॉक का। इसके बाद इंडिया ने बेटा पहली बार मेड इन इंडिया एक इंडिजिनस एंटीबायोटिक डेवलप कर ली है। ये इंडिया की पहली इंडिजिनस मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है। नाम क्या है बेटा इसका? इसका नाम है नाफिथ्रोमाइसिन, नाफिथ्रोमाइसिन। और ये जो नाफिथ्रोमाइसिन है ये बिकेगी, लाइक इसको, ये जो ड्रग है इसको मार्क किया गया है एज मिकनाल। तो दिस ड्रग इज मार्केटेड एज मिकनाल, तो सॉरी मिकनाफ। तो मिकनाफ के नाम से ये ड्रग बिकेगा मार्केट में। और जनरली ये निमोनिया, बैक्टीरियल निमोनिया को टारगेट करता है, जो हाँ, जो कि विच इज कॉज बाय ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया। तो ये कम्युनिटी एक्वायर्ड बैक्टीरियल निमोनिया को टारगेट करता है, दिस नेफिथ्रोमाइसिन नामक ये जो ड्रग है, विच इज नाउ मार्केटेड एज मिकनाफ। इसके बाद इंडिया की स्पोर्ट्स हिस्ट्री का एक नया, मतलब आप मान लीजिए एक माइलस्टोन है, ये रिकॉर्ड बना दिया हम लोग, अगले साल बना देंगे हम। 2025 में जो इंडिया है वो होस्ट करने वाला है पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप्स, पहली बार होने वाला है ये इंडिया में। नेक्स्ट ईयर 26 सितंबर से अक्टूबर 5 के बीच में होगा। और आपको बता दूं, अगर ये हमने सक्सेसफुली करवा दिया तो हो सकता है कि इंडिया में बहुत ही जल्द हम लोग ओलंपिक्स भी होस्ट कर पाए। और अगले साल इस इवेंट से पहले मैं आपको बता दूं, हम वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स मार्च 11 से 13 के बीच 2025 में होस्ट करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं इस पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप की, तो ये कहां पर होस्ट होने वाला है? जेएलएन स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, न्यू दिल्ली। तो 1000 एथलीट्स 100 से भी ज्यादा कंट्रीज के इंडिया में आएंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट पैरा एथलीट्स। तो अगर हमने ये होस्ट कर लिया सक्सेसफुली तो मतलब बल्ले बल्ले है हमारी, हम लोग हो सकता है कि ओलंपिक्स नहीं तो पैरालंपिक्स की होस्ट कंट्री बन जाए। इसके बाद 22 दिसंबर नेशनल मैथमेटिक्स डे, और श्रीनिवासा रामानुजन की याद में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। किसान दिवस 23 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल मैथमेटिक्स डे का थीम इस बार का रहा मैथमेटिक्स ब्रिज टू इनोवेशन। और किसान दिवस एक्चुअली में बर्थ एनिवर्सरी है बेटा चौधरी चरण सिंह की, जो कि इंडिया के 5th प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी। पहली बार हुआ है अपने 10 ईयर्स के पूरे टेन्योर में, पहली बार कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्रिसमस सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट किया हो। तो ही पार्टिसिपेटेड इन द क्रिसमस सेलिब्रेशन, जिसको होस्ट किया कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया ने, सीबीसीआई ने। तो सीबीसीआई के प्रीमाइसेस जो न्यू दिल्ली में है, वहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी गए, क्रिसमस सेलिब्रेशन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। और अच्छी बात आपको बता दूं, दिस मार्क्स द फर्स्ट टाइम कि एक प्राइम मिनिस्टर जो है, पहली बार ऐसा हुआ कि एक प्राइम मिनिस्टर ने कैथोलिक चर्च इन इंडिया उसके हेडक्वार्टर में कोई क्रिसमस फंक्शन अटेंड किया। 1944 में कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया बनी, और ये ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में सारी कैथोलिक चर्च की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करती। इसके बाद पहली बार रिवर गैंजेस, रिवर मतलब पहली बार गैंजेस रिवर डॉल्फिन, जिसको हम गंगा रिवर डॉल्फिन भी कहते हैं, हमारा एक्वेटिक एनिमल है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। बिल्कुल गंगा रिवर डॉल्फिन, जिसका साइंटिफिक नेम है इसका प्लातनिस्ता, प्लातनिस्ता गैंगेटिका। तो प्लातनिस्ता गैंगेटिका, इसको पहली बार टैग किया गया असम में। तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन का एक माइलस्टोन है बेटा ये। आपको बता दूं, प्रोजेक्ट डॉल्फिन इंडिया के नेशनल एक्वेटिक एनिमल गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन को बचाने का एक प्रोग्राम है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीशीज है एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी की। इस इनिशिएटिव को चलाया जा रहा है
मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज इन कोलैबोरेशन विद वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ। मतलब असम में जो हमने गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन को यहाँ पर छोड़ा, देखो किस तरीके से जानवर गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन अपने हाथों में लेकर फोटो खिंचवा रहा है। ऑफ कोर्स असली तो नहीं है टेंशन मतलब। तो मैं बात कर रहा हूँ प्लाटेनिस्टा गैंगेटिका की। इसके बाद आप लोगों ने इस पे मीम्स बहुत सारी देख ली होंगी, आइए बात करते हैं दोस्तों। 18% जीएसटी, और जीएसटी बहुत सारी चीजों पर जीएसटी लग गया है, वो मुझे पता है, वो कैरेमलाइज पॉपकॉर्न और पैक्ड पॉपकॉर्न, पता नहीं कौन कौन से पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न को भी 3 कैटेगरी में बांट दिया मूर्खों ने। तो एक बार बात कर लेते हैं हुआ क्या है। तो 55th जीएसटी काउंसिल हुई थी, जिसको चेयर किया यहाँ पर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने। तो मैडम के ऊपर बहुत सारे मीम्स बने हैं कि इनको अमेरिका का एक ही जो स्टेट है वो बहुत अच्छा लगता है, विच इज टैक्सेस। बट ये टैक्सेस को टैक्सेस नहीं पढ़ती है, ये उसको टैक्सेस पढ़ती है तो बहुत सारे इन पर मीम बन रहे हैं। तो एक बार आप बात कर लेते हैं हुआ क्या है। तो टैक्स क्लैरिफिकेशन दिया है इन्होंने। इन्होंने बोला है कि अगर कोई बिजनेस लाइक अगर अगर कोई कंपनी है, आप इंडिविजुअल है तो चले। जैसे अगर आप इंडिविजुअल ओनर है किसी ईवी के और अपनी ईवी आप बेच देते हैं किसी को, तो जो आपसे वो सेकेंड हैंड ईवी लेगा ना, आपको 18% जीएसटी पे करना। मतलब आपको तो नहीं, खरीदने वाले को तो नहीं, बट ऑफ कोर्स जो बेच रहा है, तो बेचने वाला वो 18% जो जीएसटी है वो किससे लेगा? ऑफ कोर्स खरीदने वाले से ही लेगा। तो अगर कोई बिजनेस बेचता है, मतलब अगर कोई कंपनी वो ईवी बेच रही है, उसको अपनी ईवी बेचने पर 18% का जीएसटी पे करना होगा। मतलब उसको से अपना सेल करते हैं। बट अगर कोई इंडिविजुअल सेल करता है अपनी ईवी को, तो उसको कोई जीएसटी पे नहीं करना। लाइक ही इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी काइंड ऑफ जीएसटी। जब कोई इंडिविजुअल कोई ईवी खरीदता है या बेचता है, आपको कोई जीएसटी पे नहीं करना। बट अगर कोई कंपनी ईवी को सेल कर रही है, रीसेल कर रही है, तो उसको यहाँ पर 18% जीएसटी देना पड़ेगा। फिर कैरेमलाइज पॉपकॉर्न 18% जीएसटी, क्योंकि मैडम ने बोला कि दे आर नॉट जस्ट पॉपकॉर्न, दैट चॉकलेट। उसके बाद प्री पैक्ड और स्पाइस्ड पॉपकॉर्न्स पर 12% जीएसटी लगा दिया इन्होंने। प्री पैक्ड और स्पाइस्ड पॉपकॉर्न्स पर। और जो अनपैक्ड और अनलेबल्ड पॉपकॉर्न्स है, उस पर 5% जीएसटी हो। ठीक है। उसके बाद जितने बैंक्स और नॉन बैंक फाइनेंस कंपनीज हैं जो आपके ऊपर पेनल चार्जेस लगाते हैं, तो किसी भी तरीके के पेनल चार्जेस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। और जितने भी राइस कंडल्स हैं, राइस कंडल्स पर पहले 18% जीएसटी लेती थी गवर्नमेंट, उस पर जीएसटी रिड्यूस करके 5% कर दिया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जीएसटी, रिवाइज्ड जीएसटी है, इसको प्लीज देखकर जाना। मुझे लगता है जितना ज्यादा ये हाइप रहा ना इस बार मुद्दा, हो सकता है वो आप लोगों से कुछ ना कुछ पूछ ले। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी इसी 3rd वीक के दौरान ही वेंट टू कुवैत। और कुवैत गए तो उनको कुवैत का हाईएस्ट ऑनर, ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, इस ऑनर से प्राइम मिनिस्टर मोदी को यहाँ पर आप लोगों ने ऑनर दिया। आपको बता दूं कहां पर मिला ये इनको ऑनर, तो कुवैत का एक पैलेस है बयान पैलेस। और बयान पैलेस में जो ये खड़े हैं, इनका नाम है शेख मैशल अल अहमद अल जाबर अल साबा। थोड़ा मतलब छोटा सा नाम है इनका, ज्यादा बड़ा नहीं है। शेख मैशल अल अहमद अल जाबर अल साबा। तो बयान पैलेस कुवैत, वहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी को ये अवार्ड मिला। और आपको बता दूं इन 43 ईयर्स, लाइक ही इज द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया टू विजिट कुवैत इन 43 ईयर्स। लास्ट पीएम विजिटेड कुवैत इन लाइक बिफोर 43 ईयर्स। तो अगर हम 43 ईयर्स पहले जाए और देखें कि कौन था वो पीएम जो कुवैत गया था, तो 2023 से 43 ईयर्स पीछे जाते हैं तो 1981 इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी विजिटेड कुवैत बैक इन 1981। उसके बाद से कोई गया ही नहीं है। तो ही इज द फर्स्ट पीएम टू विजिट कुवैत आफ्टर 43 ईयर्स। इसके बाद इनको देख लीजिए, ही इज जस्टिस मदन लोकुर। जस्टिस मदन लोकुर को बना दिया गया है चेयरपर्सन ऑफ यूनाइटेड नेशन इंटरनल जस्टिस काउंसिल। तो ये यूएन इंटरनल जस्टिस काउंसिल के नए चेयरमैन बन गए हैं, जस्टिस लोकुर, मदन लोकुर। तो जस्टिस मदन लोकुर के बारे में आपको बता दूं बेटा, 2012 में जस्टिस मदन लोकुर ही बिकेम अ जज इन सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की रिटायरमेंट एज होती है 65, तो ही रिटायर्ड इन 2018। उसके बाद ना एक कंट्री है बेटा, कंट्री का नाम है फिजी। तो फिजी के सुप्रीम कोर्ट में ना, फिजी के तो खैर सिटीजन्स बनते ही हैं वहां पर जज, बट उसके अलावा ना फिजी में एक और प्रिंसिपल है,
वहां पे नॉन रेजिडेंट कंट्री, नॉन रेजिडेंट्स को भी सुप्रीम कोर्ट में एक पैनल बनाया जाता है नॉन रेजिडेंट जजेस का। तो फिजी के नॉन रेजिडेंट पैनल में जस्टिस लोकुर सुप्रीम कोर्ट के जज बने वहां पर, फिजी के सुप्रीम कोर्ट के। और ये पहले इंडियन जज है जो लाइक हु अपॉइंटेड इन फॉरेन कंट्री सुप्रीम कोर्ट। तो अच्छा करियर रहा है इनका। और 19 दिसंबर 2024 के यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस ने ये अनाउंसमेंट करी कि जो सर है, मतलब जस्टिस मदन लोकुर, ही हैज बिकम द चेयरपर्सन ऑफ इंटरनल जस्टिस काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशंस, और ये चेयरपर्सन 2028 तक रहने वाले हैं। इसके बाद बेटा ट्रम्प, ट्रम्प हु इज द प्रेसिडेंट इलेक्ट, क्योंकि जब तक वो ओथ नहीं ले लेते हैं तब तक तो ही विल रिमेन प्रेसिडेंट इलेक्ट। तो ट्रम्प ने अपॉइंट कर लिया है एक इंडियन ओरिजिन के एंटरप्रेन्योर श्री राम कृष्णन को एज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी एडवाइजर। ऑफ कोर्स ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी एडवाइजर के रूप में अकेले काम नहीं करेंगे, ही विल वर्क अलोंग विद डेविड ओसैक्स। तो इलॉन मस्क के काफी करीबी बताए जाते हैं ये। कौन? मतलब श्री राम कृष्णन। तो ही विल वर्क एज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी एडवाइजर। इसके बाद बात करते हैं बेटा द लास्ट करंट फॉर द थर्ड वीक। तो इंडिया ने यहाँ पर विमेन अंडर 19 एशिया कप, बेटा ये अंडर 19 एशिया कप है। वहां पर हम लोगों ने जूनियर एशिया कप पढ़ा था। जूनियर एशिया कप हॉकी में खेला गया, अंडर 19 एशिया कप विमेन क्रिकेट में खेला गया। यहाँ पर हमने बांग्लादेश को 41 रन से हराया और विमेन अंडर 19 एशिया कप जीत लिया है इंडियन विमेन टीम ने। ये टूर्नामेंट मलेशिया की कैपिटल कोलालंपुर में हुआ और यहाँ पर मतलब ये हिस्टोरिक विन जो है, बहुत स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेज यहाँ पर दो इंडियन प्लेयर्स ने दी, गोंगड़ी त्रिशा और आयुषी शुक्ला ने। इसी के साथ 24 दिसंबर को बेटा नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे आप लोग सेलिब्रेट करते हैं। आपको बता दूं एक एप्लीकेशन लॉन्च करी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ई जागृति एप्लीकेशन। आप अगर एक कंज्यूमर है तो कहते हैं ना जागो ग्राहक जागो, किसी से भी रिलेटेड अगर आपको कंप्लेंट फाइल करनी है ना, तो ये ई जागृति एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए। ये ई जागृति एप्लीकेशन पर आप किसी भी डिपार्टमेंट के खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, इवन यहीं से ट्रैक भी कर सकते हैं उस कंप्लेंट। तो ये 24 दिसंबर के नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे के ऑनर में हमने ये एप्लीकेशन लॉन्च करा, अ सिंगल एप्लीकेशन फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कंप्लेंट्स। तो एक्चुअली हुआ क्या था ना, इस दिन 24 दिसंबर को ही 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में पास हुआ था। तो उसी के ऑनर में हम हर साल 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे बनाते हैं। और इसी के साथ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप यू हैव वॉच्ड द वीडियो थ्रू आउट द एंड।